हाँ, चैप्टर नंबर 5 है तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर। नोट्स तो होंगे ना तुम्हारे पास? नहीं है तो मैंने वैसे सेंड तो कर दिए है ना, उसमें से कर लेना। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, मतलब मैटर की स्टेट के बारे में पढ़ना है। तुम्हें बताया मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ भी जिसका कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैटर में कुछ भी, जैसे मैं खुद मैटर हूँ, ये बोर्ड मैटर है, ये मार्कर मैटर है, तो मैटर हो, सब मैटर है। ठीक है, फिर इस मैटर की स्टेट्स की बात होती है, तो मैटर की जनरली हम स्टडी करते हैं 3 स्टेट की। एक तो करते हैं सॉलिड की, एक लिक्विड की और एक गैस की। इसके अलावा 2 अदर स्टेट्स और होती है जिनके हम स्टडी लोअर लेवल पे तो नहीं करते। एक तो होती है बीईसी, बोथ स्टेट कंडेंसेट, और एक होती है प्लाज्मा। पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स में या छोटी क्लास में, है ना। अब इस चैप्टर में वैसे हमें जो मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट वाला जो है वो पोर्शन रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, और सॉलिड स्टेट अभी नहीं पढ़ना, तुम्हें 12th में पढ़ना है ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इधर, सबसे पहले कोई भी जो मैटर होता है उसकी ये स्टेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, तो ये कैसे होता है? तो किसी भी मैटर की स्टेट के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब मोलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स लगेंगे तो उसी वजह से तो मैटर की स्टेट बनेगी। तो बचपन में पढ़ के भी आते होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं और स्टेट सॉलिड होती है। अगर इंटर पार्टिकल फोर्सेस थोड़े वीक हो जाते हैं तो फिर लिक्विड हो जाता है, और बहुत वीक हो जाते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो फिर क्या हो जाती है? गैसियस स्टेट। ठीक, तो सबसे पहले किसी भी मैटर की स्टेट बनने के लिए जो फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? इंटर मोलिकुलर फोर्सेज, उनकी स्टडी करनी है हमें। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेज होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर बोल लो जो न्यूट्रल एटम्स के बीच में क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ठीक है, ऐसे फोर्सेज जो मॉलिक्यूल से एटम्स के बीच में वर्क करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम इंटरएक्टिंग फोर्सेज या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बोलते हैं। आगे बात समझ में, ये जो फोर्सेज होते हैं, ये जो रियल बॉन्ड होते हैं ना, उन रियल बॉन्ड के कंपेयर में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। रियल बॉन्ड में तुम कंसीडर करते हो मेनली आयोनिक बॉन्ड को और कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है। तो रियल जो बॉन्ड होते हैं ना, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, उनके कंपेयर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। जो डिफरेंट होते हैं इनको रियल बॉन्ड बोलते हैं, इनको रियल बॉन्ड नहीं बोलते। क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? उसका रीजन है कि आयोनिक बॉन्ड हो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट शिफ्टिंग होती है। जैसे आज तुम्हें पता है आयोनिक बॉन्डिंग में आयंस बनते हैं, तो एक स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन पूरा रिलीज करके क्या बनाती है? कैटायन, और एक स्पीशी अपना पूरा इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाती है? एनायन। तो इस वजह से इनको रियल बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट शिफ्टिंग होती है। या कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी क्या होता है? कंप्लीट शेयरिंग होती है, वो दोनों में काउंट होता है, जबकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हो जाती। ठीक है, केवल वीक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, इस वजह से इनको रियल बॉन्ड नहीं बोला जाता। ठीक है, इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैन डर वाल्स बॉन्ड भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब ये जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वैन डर वाल बॉन्ड होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इसमें होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा होता है इसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और थर्ड होता है इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव इंटरेक्शन, या इसको बोलते हैं लंडन फोर्स।
साइंटिस्ट के नेम के बेस पे। तो वैन डर वाल फोर्स कितने टाइप के होते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले डाइपोल क्या होता है, तो कोई भी जो पोलर मोलेक्यूल होता है ना, वो डाइपोल की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। कोई भी जो पोलर मोलेक्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब पोलर मोलेक्यूल होता है, पोलर मोलेक्यूल ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें दो अपोजिटली चार्ज पोल्स क्रिएट होते हैं। ऐसा कोई भी मोलेक्यूल जिसमें अगर दो अपोजिटली चार्ज एंड या दो अपोजिटली चार्ज पोल्स बन सकते हैं, है ना, वो क्या होता है, पोलर मोलेक्यूल होता है। ठीक, जैसे आज मान लो मैं बात करता हूँ HCl की, तो HCl में तो हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इस वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। और हाइड्रोजन पे उतना ही बट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक, तो मॉलिक्यूल के अंदर दो पॉजिटिव चार्ज एंड क्रिएट हो गए, इसलिए इसको क्या बोलोगे, डाइपोल या क्या बोलोगे, पोलर मोलेक्यूल। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा है। ठीक, अगर मान लो किसी मोलेक्यूल में इस तरीके से कोई अपोजिटली चार्ज पोल्स क्रिएट नहीं हो जाते, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मोलेक्यूल। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मोलेक्यूल। ठीक, अब जब कोई ऐसा मोलेक्यूल होता है जो पोलर होता है, तो एक पोलर मोलेक्यूल जब दूसरे पोलर मोलेक्यूल के कांटेक्ट में आता है, तो उस पोलर मोलेक्यूल का नेगेटिव या पॉजिटिव पार्ट दूसरे मोलेक्यूल के अपोजिटली चार्ज पार्ट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जैसे आज मान लो HCl के साथ पोलर मोलेक्यूल है, तो एक HCl का जो मोलेक्यूल होगा, जब वो दूसरे HCl के मोलेक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, तो वो इसके पॉजिटिव पार्ट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन को ही क्या बोल दिया जाता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल दिया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये एक वीक नेचर का फोर्स होता है। कैसा होता है, वीक नेचर का फोर्स होता है। ये डिस्टेंस डिपेंडिंग फोर्स होता है। कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, जो दो पोलर मोलेक्यूल्स हैं, उन दोनों पोलर मोलेक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट जो डिस्टेंस है, अगर मैं इस डिस्टेंस को क्या बोल देता हूँ, R बोल देता हूँ, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इस R की पावर 6 के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस से इतना ज्यादा अफेक्ट होता है। अगर हल्के से डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स बहुत कम हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 R टू द पावर 6। इसका मतलब है डिस्टेंस को हल्का सा बढ़ाओगे तो फोर्स में एकदम से पावर 6 की फॉर्म में डिक्रीजमेंट हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो इस टाइप का जो फोर्स है उसको क्या बोलोगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये फोर्स जनरली पोलर मोलेक्यूल्स के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है, पोलर मोलेक्यूल्स के बीच में। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ और साथ में ये भी बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। यहाँ से डेफिनेशन या थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, तुमसे एग्जांपल दे दिया जाता है। जैसे आज तुमने दे दिया NH3 और एक दे दिया SO2, तो पूछेंगे which type of intermolecular forces is present between following pair of molecules। ये जो दोनों मोलेक्यूल है इनके बीच में किस टाइप का मोलेकुलर फोर्स लगेगा, कौन सा मोलेकुलर फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, इनके बीच में लगेगा डाइपोल डाइपोल। क्योंकि जो अमोनिया होता है वो अमोनिया कैसा होता है, पोलर मोलेक्यूल होता है। अमोनिया जो होता है वो कैसा मोलेक्यूल होता है, पोलर मोलेक्यूल। क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस साइड नेगेटिव आएगा, इस साइड क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो ये कैसा हो जाता है, एक पोलर मोलेक्यूल बन जाता है। अगली बात समझ में, ठीक है। जो SO2 होता है वो SO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। तो जो SO2 है उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, तो इसमें भी क्या होता है, पोलैरिटी हो जाती है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलोगे, डाइपोल डाइपोल। तो अमोनिया और SO2 के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। या फिर दूसरा देखो, H2O और HCl के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। या CHCl3 और HCl के बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल होगा। या फिर H2O और CHCl3 के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोला जाता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड टाइप का है हमारे पास में
डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। इनकी कंडीशन भी पता होना चाहिए तुम्हें। अगर मान लो दोनों मोलेक्यूल कैसे है, पोलर नेचर के, तो डाइपोल डाइपोल लगेगा। अगर मान लो तुम्हारा एक मोलेक्यूल, डाइपोल का मतलब पोलर नेचर का है, और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है ये स्टार्टिंग में कैसा था, नॉन पोलर। तो अगर तुम्हारा एक मॉलिक्यूल पोलर और एक मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर नेचर का है, तो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, किनके बीच में लगता है ये, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। इसमें होता है क्या है, जब कोई पोलर मॉलिक्यूल जैसे कोई HCl इसको किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे ब्रोमीन Br2, ठीक है, तो ये कैसा है, नॉन पोलर है, क्योंकि ब्रोमीन दोनों बराबर है, तो ये नहीं बोल सकते इस वाले की ज्यादा है, इस वाले की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये कैसा है, नॉन पोलर। बट जैसे ही ये पोलर मॉलिक्यूल, इस पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कांटेक्ट में आता है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, रिपेल करता है, तो ये वाली जो है ये पॉजिटिव साइड बनती है, और ये कैसी साइड बन जाती है, नेगेटिव। तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पोलर बना दिया, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, इसलिए इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल, और इसको बोलते हैं ओनली डाइपोल, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पोलर था, इसने इसको पोलर बना दिया, ये स्टार्टिंग में नॉन पोलर था, तो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल बन गए। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको क्या बोला जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो यहाँ मेन जो कंडीशन है ध्यान रखने की, वो क्या ध्यान रखनी है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल किनके बीच में लगता है, एक तो पोलर मॉलिक्यूल होगा ऑलरेडी, और एक नॉन पोलर होगा जो पोलर बना दिया जाएगा इससे, इसलिए उसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर इससे कंपैरिजन करें तो इसके कंपेयर में ये वाला कैसा होगा, वीक होगा, क्योंकि उसमें दोनों ऑलरेडी पोलर थे, तो ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट था। ठीक है, अच्छा खासा चार्ज था, यहाँ इसने इसको पोलर बनाया, तो उतना चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा जितना अगर वो नेचुरली होता तब होता। इस वजह से इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, किसके कंपेयर में, डाइपोल डाइपोल के कंपेयर। ठीक, बाकी वाली प्रॉपर्टीज इसके लिए भी है कि ये भी एक टाइप का वीक फोर्स होता है, ये भी किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड करता है, वही r⁻⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जहाँ पे r क्या है, दोनों स्पीशीज के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके बाद थर्ड है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, या इसको बोलते हैं लंडन फोर्स, या इसको बोलते हैं डिस्पर्शन इंटरेक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंटरेक्शन या लंडन फोर्स। इसमें क्या होता है, ये बोला जाता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन हो जाता है। अनइवन होने का मतलब है उस मॉलिक्यूल के एक साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और एक साइड पे कम हो जाते हैं। तो जिस साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वो साइड कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, मोर नेगेटिव, और जो जहां इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वो जाती है लेस नेगेटिव, या बोल लो कि एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है, पोलैरिटी। ऐसे पोलैरिटी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गई तो फिर वो कैसा हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल या डाइपोल। तो फिर ऐसे डाइपोल को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसको भी क्या कर देगा, पोलर बना देगा। तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल को तुम क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये भी नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर था, बट इसमें पोलैरिटी आई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और उसी टाइम पे इसने दूसरे को क्या कर दिया, पोलर बना दिया। तो इसको तो बोलोगे इंस्टेंट डाइपोल।
इसको बोलोगे इंड्यूस डाइपोल। अब जब दोनों पोलर हो गए तो दोनों में अपोजिटली चार्ज जो एंड होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, और इस अट्रैक्शन को फिर तुम क्या बोल दोगे, लंडन फोर्स बोल दोगे। आ गई बात समझ में? ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसमें दोनों मोलिक्यूल कैसे होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन पोलर। मतलब तुम्हारे पास में 3 टाइप के डिस्टिंग्विश करने के यहाँ पे पैटर्न आ गए। सबसे पहले वाले में तो दोनों मोलिक्यूल पोलर होने चाहिए। अगर दोनों पोलर है तो डाइपोल डाइपोल लगेगा। एक पोलर और एक नॉन पोलर है तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल लगेगा। और दोनों नॉन पोलर है तो फिर कौन सा लगेगा, लंडन फोर्स लगेगा। ठीक, जैसे जो इनर्ट गैसेज होती है ना, ऑर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, ठीक है, तो इनर्ट गैसेज के मॉलिक्यूल्स या बोल लो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसे क्या बोला जाता है, लंडन फोर्स बोला जाता है। ठीक है, या फिर कोई मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। जैसे आज मान लो मीथेन है, तो मीथेन के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लंडन फोर्स है। जैसे आज CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लंडन फोर्स है। जैसे CO2 है, CO2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या है, लंडन फोर्स है। जैसे SO3 है, SO3 के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, लंडन फोर्स। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, लंडन फोर्स बोलते हैं। ठीक, ये वीकेस्ट नेचर का होता है। मतलब अगर तीनों में कंपेयर करें तो डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्ग है तीनों में कंपेरेटिवली। वैसे तो ओवरऑल सारे वीक ही है, बट इन तीनों में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल, उससे कम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और सबसे वीक कौन हो गया, लंडन फोर्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें ये ध्यान रखना है। अगर तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में वो वाला तरीका ये कि इनके बीच में किस टाइप का फोर्स लग रहा है, या किसमें लंडन फोर्स प्रेजेंट होगा, किसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स प्रेजेंट होगा, या फिर इन मॉलिक्यूल्स में किसमें कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, उस तरीके से क्लासिफाई करो। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे आज तुम्हें दे दिया, एक तो दे दिया CH4 और NH3, एक दे दिया ऑर्गन और HCl, एक दे दिया Br2 और I2, एक दे दिया ऑर्गन और क्रिप्टोन, एक दे दिया HCl और H2। ठीक है, यहाँ पे जो मीथेन होता है वो नॉन पोलर होता है, अमोनिया होता है वो पोलर होता है। ठीक है, इनके बीच में जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन जो होता है वो नॉन पोलर होता है, HCl होता है वो पोलर होता है, तो कौन सा लगेगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ब्रोमीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है, आयोडीन जो होता है वो भी नॉन पोलर होता है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, लंडन फोर्स लगेगा। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, दोनों इनर्ट गैसेस हैं तो लंडन फोर्स लगेगा। HCl पोलर है, H2O भी पोलर है, तो यहाँ कौन सा लगेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स लगेगा। ठीक है, इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल जनरली ऐसा अननोन कोई एग्जाम्पल लिया है ना, इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल है जो तुम्हारे पास ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो ये तुम्हारे वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो गई है ना। इसके बाद में एक और टाइप का फोर्स होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया हुआ है मैंने, इस वजह से यहाँ लिखाया नहीं था, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखा जाए तो एक टाइप का डाइपोल डाइपोल फोर्स ही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो देखा जाए तो एक टाइप से क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ही है। बट ये कुछ लिमिटेड केसेस ऑफ एग्जांपल है ना, या लिमिटेड मॉलिक्यूल्स है उन्हीं में पाई जाती है, इस वजह से अलग से कैटेगरी बनाई हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इसमें क्या बोला जाता है कि जब कोई हाइड्रोजन एटम दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, उस पे नेगेटिव, इधर भी इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक से तो ये बॉन्डेड है, बट दूसरे वाले जिससे बॉन्डेड नहीं है ये भी क्या करता है, इस पे अट्रैक्शन लगाता है, और ये जो वीक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एक वीक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है जिसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। और ये बात समझ में, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंटरमोलिक्यूलर,
और एक होती है इंट्रामोलेक्यूलर। इंटरमोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो विद इन द मोलेक्यूल पाई जाती है। किसे पाई जाती है? विद इन द मोलेक्यूल। मोलेक्यूल के अंदर ही अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको बोलोगे इंट्रामोलेक्यूलर। और इंटरमोलेक्यूलर जो होती है वो क्या होती है? टू डिफरेंट मोलेक्यूल्स के बीच में पाई जाती है, प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट मोलेक्यूल्स। इस टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो डिफरेंट मोलेक्यूल्स के बीच में पाई जाती है। जैसे एक अमोनिया का मोलेक्यूल है और दूसरे अमोनिया के मोलेक्यूल है, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी ये किस टाइप का एग्जांपल होगी? इंटरमोलेक्यूलर। क्योंकि दोनों मोलेक्यूल अलग अलग है ना। अलग अलग होने का मतलब ऐसे नहीं है कि अमोनिया और कोई दूसरा हो। अलग अलग होने का मतलब है एक मोलेक्यूल इधर है एक मोलेक्यूल इधर है, दोनों सेपरेट मोलेक्यूल है। उनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी तो उसको बोलोगे इंटरमोलेक्यूलर। और विद इन द मोलेक्यूल एक ही मोलेक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी तो फिर उसको क्या बोलोगे? इंट्रामोलेक्यूलर। जैसे इसका एग्जांपल हम बताते भी थे ये बात। जैसे ये बेंजीन है, यहाँ पे ये ग्रुप अटैच है जिसको तुम बोलते हो नाइट्रो ग्रुप, इधर ये OH ग्रुप है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको बोलोगे इंट्रामोलेक्यूलर, विद इन द मोलेक्यूल। इसका नाम होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। इसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड को ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बोलते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है? ये इंट्रामोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर नंबर 4 में बताया हुआ है बट मैंने यहाँ रिमाइंड करा दिया। ठीक है, इसके बाद में देखो इधर ये इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेस की हमने बात कर ली। और इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। हालांकि जैसे बुक्स वगैरह में देखते हैं तो वो टोटल 5 एक साथ कर देते हैं, बट जो वान डेर वाल फोर्स है वो 3 ही काउंट करने। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या लंडन फोर्स। इसके अलावा 2 और होते हैं, एक तो आयन डाइपोल होता है, एक आयन इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, वो बताया क्या मैंने? लिखा है क्या? हाँ, तो 2 और होते हैं, एक तो होता है आयन डाइपोल, एक होता है आयन इंड्यूस डाइपोल। इनको वान डेर वाल फोर्स नहीं बोलते। ये भी एक टाइप के इंटर पार्टिकल फोर्स है, ये पर ये वान डेर वाल फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया मोलेक्यूल्स और एटम के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं वान डेर वाल। आयन कोई मोलेक्यूल भी नहीं हुआ ना कोई एटम हुआ, आयन तो एक चार्ज स्पीशीज होगी, जबकि वान डेर वाल फोर्स मेनली न्यूट्रल स्पीशीज में लगते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के फोर्स और होते हैं, उनको भी देख लो। ये वान डेर वाल फोर्स में तो नहीं आते, बट एक टाइप से ये भी इंटरएक्टिंग फोर्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे आयन डाइपोल पहला, तो सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो आयन होगा, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है कोई सा भी, और एक क्या होगा? पोलर मोलेक्यूल। तो जो आयन होता है वो पोलर मोलेक्यूल के अपोजिटली चार्ज एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे आज मान लो NaCl है, इस NaCl को जब तुम वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है? Na+ और Cl- बनते हैं। तो ये Na+ जो होता है ये वाटर के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसको तुम हाइड्रेशन बोलते थे ना। हाइड्रेशन में यही तो होता है कि वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं आयंस को, तो ये एक टाइप का आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। ऐसे ही Cl- क्या करेगा? Cl- वाटर के पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगी है क्या बोलोगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलोगे। आगे बात समझ में? आयन के और डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। एक होता है आयन इंड्यूस डाइपोल, उसमें क्या होता है? एक आयन जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो पहले उसमें पोलरिटी इंड्यूस कर देता है, फिर वो पोलर बन जाता है तो उसको बोलोगे इंड्यूस डाइपोल। फिर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको क्या बोलोगे? आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बोलोगे। जैसे देखो एक आयन है, ये पॉजिटिव आयन, ये किसके कांटेक्ट में आया? न्यूट्रल एटम के कांटेक्ट में आया। ठीक है, तो ये अभी तो कैसा था? नॉन पोलर था। जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया ये तो पॉजिटिव ही है, बट इसने इसको क्या कर दिया? पोलर बना दिया, तो इसको तुम बोलोगे इंड्यूस्ड डाइपोल। अगली बात समझ में? ठीक है, अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको क्या बोलोगे तुम? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अगली बात समझ में? ठीक है, तो ये भी मैंने बताए थे। ये जो दोनों होते हैं ये भी वीक फोर्स होते हैं, बट वान डेर वाल फोर्स के कंपेयर में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब जो रियल बॉन्ड होते हैं ना, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, उनसे तो वीक होते हैं, बट वान डेर वाल फोर्स से क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं।
ठीक है। ये भी डिस्टेंस डिपेंडिंग होते हैं, और कैसे डिस्टेंस डिपेंडिंग होते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहां तो मैंने r की पावर 6 लिखाई थी, यहाँ क्या लिखा है r स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस बढ़ाने पे ये भी कम होते हैं, बट इतने कम नहीं होते जितने वान डेर वाल फोर्स होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, उनके कंपेयर में थोड़ा सा सही रहता है। ठीक है, तो ये आयन डाइपोल और आयन न्यूक्लियर डाइपोल, इनकी भी बात हो गई। इसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट तुम्हें बताया था इसमें गैसियस स्टेट, है ना। गैसियस स्टेट में जनरली जो गैसियस स्टेट उसको ऐसे डिफाइन तो किया नहीं जा सकता, बट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसकी एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। आज मान लो कोई भी स्टेट गैसियस है, तो गैसियस स्टेट को डिफाइन कैसे करोगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है गैस की जिनके बेसिस पे हम गैसियस स्टेट को डिफाइन करते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और ये जो प्रॉपर्टीज होती है कंपेरेबल चलती है। मतलब जब तुम गैस की प्रॉपर्टीज को बता रहे हो तो वो प्रॉपर्टीज कंपेरेटिव है किससे, सॉलिड या लिक्विड से। जैसे पहला क्या होता है, जो गैस होती है ना तो उसकी कोई शेप होती, फिक्स शेप भी नहीं होती, ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो होती है, जो गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। अब ये जो मैक्सिमम बोला है ये कंपेरेटिव बोला है हमने किससे, सॉलिड या लिक्विड के कंपेयर में। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है, मैक्सिमम। इनके बीच में लगने वाले जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरी वीक नेचर के होते हैं, या बोल लो वीकेस्ट नेचर के होते हैं। किसके कंपेयर में, वही सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। ठीक है, इसके बाद में जो गैसेज होती है वो कैसी होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। कैसी होती है, हाईली कंप्रेसिबल। जबकि लिक्विड और सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, लिक्विड भी नॉन कंप्रेसिबल होता है ना। उनमें अगर कंप्रेशन भी होगा सॉलिड लिक्विड में तो बहुत कम होगा, इसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है। सॉलिड का तो तुम्हें समझ में आता है, बट लिक्विड का समझ में नहीं आता। तो लिक्विड का समझने के लिए तुम ऐसा कर सकते हो कि एक बोतल है तुम्हारी, एक उस बोतल में एक ऊपर से ऐसा पिस्टन लगा दो कि पानी नहीं निकल पाया, उसको प्रेस ऊपर से पुश करोगे तो तुम्हारा जो पिस्टन है वो नीचे तक नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि जिस लेवल तक वाटर है उसके नीचे तक वो पिस्टन जा ही नहीं पाएगा, वाटर कंप्रेस ही नहीं होने देगा। अभी अगर ऐसा इमेजिन करोगे तो पिस्टन को नीचे लेके जाना तो तुम्हारा पिस्टन नीचे ही नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाता, क्योंकि जो वाटर है वो तुम्हारा इनकम्प्रेसिबल नेचर का है। अभी बात समझ में। ठीक है, तो गैसेज जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, जबकि सॉलिड और लिक्विड के लिए तुम बोल सकते हो कि कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें रैंडमली मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, रैंडमली मूव करते रहते हैं सभी डायरेक्शन में। इसके बाद में ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कंटेनर की वॉल्स से भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है जब ये मूवमेंट करेंगे रैंडमली तो जो भी रास्ते में आएगा उससे टकराएंगे, या फिर कंटेनर जिस कंटेनर में गैस रखी है उसकी वॉल से क्रिएट करेंगे, और क्रिएट मतलब कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करके ये क्या होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, गैस की। आ गई बात समझ में। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी गैसियस लॉज की, है ना। नेक्स्ट गैसियस लॉज ही है ना, तो गैसियस लॉज की बात की थी नेक्स्ट हमने। और गैसियस लॉज में जो फर्स्ट लॉ था वो था हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ के लिए मैंने तुम्हें बता रखा था बीटी, मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में गिवन अमाउंट ऑफ गैस का जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एट द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हुए कांस्टेंट आता है जिसको के बोल दिया, तो यहाँ से पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। मतलब किसी गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसके अकॉर्डिंग, बॉयल के अकॉर्डिंग। अभी बात समझ में।
ठीक है, यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू के है। अब एक केस क्या बनता है, अगर मान लो किसी गैस का प्रेशर इनिशियली P1 और वॉल्यूम V1 है, उसको चेंज करके तुमने क्या कर दिया, P2 और V2 कर दिया। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 जो होगा, P1 इंटू V1 वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और P2 और V2 का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो जब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट के बराबर है तो ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर। तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। ये एक रिलेशन है जो तुम्हें ध्यान रखना है। अगली बात समझ में, ये रिलेशन किसके लिए है, न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में तुम्हें होगा कि एक कोई गैस है, उसका प्रेशर बता देंगे, उस प्रेशर पे उसका वॉल्यूम बता देंगे, और दूसरी गैस का प्रेशर या वॉल्यूम एक क्वांटिटी दे देंगे और दूसरी क्वांटिटी पूछ लेंगे। मतलब 4 वैल्यू में से 3 दे देंगे और एक अननोन वैल्यू पूछ लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे बना के, इनको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पे एक एक्सिस पे तो तुम लोगे किसको, प्रेशर को, एक एक्सिस पे तुम लोगे वॉल्यूम को। ठीक, और इनके बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। तो इनका जो ग्राफ मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। इसमें तुम देख सकते हो, अगर तुम प्रेशर की वैल्यू ज्यादा रखते हो तो वॉल्यूम तुम्हारा कम आ रहा है, अगर तुम्हें वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा कर रखी है तो फिर प्रेशर की वैल्यू कम। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये मिलता है किसके लिए, बॉयल्स के लिए। और ये जो ग्राफ है ये किस कंडीशन में बना हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में। और कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में जो ग्राफ बनाए जाते हैं उनको आइसोथर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोथर्म। ठीक है, तो बॉयल्स के लॉ के लिए जो ग्राफ बना है वो कौन सी कंडीशन में बना है, कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आइसोथर्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आइसोथर्म। तो तुमसे डायरेक्ट P और V के बीच में ग्राफ भी पूछ सकता है, या P और V के बीच में आइसोथर्म भी पूछ सकता है, दोनों याद होने चाहिए। या फिर एक और ग्राफ बनता है, जैसे ये P और V के बीच में बना है, एक ग्राफ ऐसे बनता है P और 1/V के बीच में। किसमें बनता है, P और 1/V के बीच में। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको पढ़ने का फर्क है और कुछ नहीं है। जैसे आज इसको V के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब P बढ़ेगा तो V घटेगा। और अगर इसको ऐसे पढ़ोगे P और 1/V के रेस्पेक्ट में, तो क्या पढ़ोगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका मतलब है P बढ़ेगा तो 1/V भी बढ़ेगा। अगली बात समझ में, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ देखोगे तो फिर वो ऐसे जाएगा, ओरिजिन से होती स्ट्रेट लाइन। इसमें तुम देख सकते हो प्रेशर की वैल्यू पे वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, या बोल लो 1/वॉल्यूम की वैल्यू पे प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में है, P और 1/V के बीच में है, जहाँ अब कैसे रीड कर रहे हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये जो ग्राफ है ये भी कौन सी कंडीशन पे, कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में, मतलब ये भी क्या है, आइसोथर्म। ठीक है, एक और ग्राफ जनरली ये पूछ लिया जाता है, जैसे PV और P के बीच में ग्राफ। ठीक है, तो चाहे तुम प्रेशर बढ़ाते जाओ गैस का या कम करते जाओ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो PV है वो तो क्या है, कांस्टेंट। तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी बट PV की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा फिक्स। तो ये एक पैरेलल ग्राफ आता है इस तरीके से। तो ये 2-3 टाइप के ग्राफ होते हैं जो बॉयल्स लॉ से पूछ लिए जाते हैं। आगे बात समझ में, यहां तक किसी को कोई समस्या है? ये तुम्हारा बॉयल्स लॉ भी हो गया। हाँ ये पैरेलल वाला है। पीवी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी ना, तो प्रेशर बढ़ाओ चाहे वॉल्यूम बढ़ाओ, पीवी तो हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, बढ़ा लो इसको, ये वाला निबंध होगा।